नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर फरार आईपीएस को लेकर सामने आती हुई, जिसमें फरार आईपीएस आदित्य कुमार पर कार्रवाई की तैयारी बढ़ती हुई, जिसमें आदित्य कुमार पर अब फरारी का इश्तेहार चस्पा किया जाएगा। पूर्व एसएसपी पर फरारी इश्तेहार की तैयारी अब शुरू कर दी गई है। वारंट जारी होने के बाद से आदित्य कुमार लगातार फरार हैं। ईओयू सोमवार को कोर्ट से इसकी मांग करती नजर आएगी, जिसमें फरारी का इश्तेहार चिपकाया जाए। फरारी इश्तेहार चिपकाने की मांग कोर्ट में की जाएगी और रेड कॉर्नर नोटिस की भी तैयारी इस वक्त होती हुई। इश्तेहार के बाद आदित्य कुमार की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाएंगी। आईपीएस की हो सकती है कुर्की जब्ती। जो बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है ईओयू के सूत्रों के हवाले से, ये बड़ी जानकारी, जिसमें फरारी इश्तेहार की तैयारी कर ली गई है। साथ ही साथ रेड कॉर्नर नोटिस को लेकर के भी तैयारी की जा रही है, यानी चौतरफा अब आदित्य कुमार को घेरने की कोशिश, क्योंकि तकरीबन 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। फरारी को लेकर के कोई जानकारी उनकी नहीं मिल पा रही और अब रेड कॉर्नर नोटिस के साथ साथ फरारी का इश्तेहार चस्पा करने की कोशिश की जा रही है। तो आदित्य कुमार की मुश्किलें देखिए लगातार कैसे बढ़ती हुई इस वक्त, क्योंकि आईपीएस की मुश्किल इस रूप में बढ़ जाएगी कि वो फरार तो है ही, कार्रवाई इस रूप में कि रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की तैयारी ईओयू की तरफ से हो रही है। कोर्ट से इसकी मांग की जाएगी, साथ ही साथ इश्तेहार चिपकाया जाएगा। कुर्की जब्ती की कार्रवाई तक की नौबत आ सकती है। बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से आ रही है, जहां पर चोरी के 2 आरोपियों की जमकर पिटाई कर दी गई है। दोनों पर लोहा चोरी करने का आरोप लगा है। शेड से दोनों लोहा चोरी कर रहे थे। लोगों ने इन दोनों को पकड़ा और उसके बाद पोल से बांधकर जमकर पीटा गया है। 1 घंटे के बाद मौके पर पुलिस पहुंचती है। घटना को लेकर स्थानीय लोगों ने अहियापुर थाने में इसकी सूचना दी, लेकिन तकरीबन 1 घंटे तक पुलिस यहां पर पहुंची नहीं और 1 घंटे तक लोग जो है इन दोनों को पीटते रहे। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर भी इस वक्त, कैसे इन दोनों चोरों को पहले पोल से बांधा गया और उसके बाद बेरहमी से पीटा जा रहा है। कानून को ये लोग अपने हाथ में लेकर दे दनादन इन दोनों ही चोरों की पिटाई कर रहे हैं। लोगों ने सीनियर अधिकारियों को इसकी सूचना दी थी, जिसके बाद नगर डीएसपी के निर्देश पर अहियापुर पुलिस मौके पर 1 घंटे के बाद पहुंचती है। नगर डीएसपी राघव दयाल ने यह कहा है कि पुल से बांधकर युवकों की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ था, जिसका सत्यापन कराया जा रहा है और लोगों को चिन्हित करने के बाद इनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। ऐसे में सवाल कई उठते हैं। चोरी के आरोपी युवकों की पिटाई पर कई सवाल न्यूज 18 उठा रहा है। न्यूज 18 ये सवाल पूछता है कि भीड़ ने आरोपियों की पिटाई क्यों की, आरोपियों को पुलिस को क्यों नहीं सौंपा गया, क्या लोगों को पुलिस पर अब भरोसा नहीं रहा है, पुलिस पर क्यों लोग भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, पुलिस के पहुंचने में आखिर देरी क्यों हुई, इसका जवाब भी अधिकारियों को देना चाहिए। सूचना के बाद भी पुलिस जो है वो देरी से क्यों पहुंचती है, यह सवाल इस वक्त खड़ा होता है। और कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार इन लोगों को किसने दिया। और इस वक्त की बड़ी खबर वैशाली के पातेपुर से, जहां के बहुआरा में अपराधियों की गोली से घायल बस स्टैंड संचालक की इलाज के दौरान मौत हो चुकी है। इस मौत के बाद लोगों का आक्रोश किस कदर भड़का, वो आपको हम तस्वीरों के जरिए दिखाने जा रहे हैं। लोगों ने जमकर आगजनी की है। कल देर शाम से सड़क को जाम कर दिया गया। तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर दो, जहां पर लोगों की तरफ से जाम लगाकर रखा गया है। बस संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और शव को सड़क पर रखकर लोगों ने जाम कर दिया है। कल शाम से ही जाम की स्थिति बनी हुई है। महुआ ताजपुर पथ पर आवागमन पूरी तरह से ठप हो चुका है। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची तो जरूर, लेकिन लोगों के आक्रोश को देखकर घटनास्थल से कुछ दूरी पर ही खड़ी हो जाती है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों की सहायता से परिजनों से बातचीत करने का प्रयास लगातार किया जा रहा है, लेकिन आक्रोशित लोग आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए हैं। 5 नवंबर की देर शाम
बाइक सवार अज्ञात अपराधियों ने बस स्टैंड संचालक जितेंद्र कुमार को गोली मार दी थी, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे। पारस अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था और इसी बीच कल देर शाम उनकी मौत हो जाती है और शव जैसे ही गांव पहुंचा लोग उग्र हो गए और कल शाम से ही सड़क को जाम कर लोगों की तरफ से आगजनी और हंगामा किया जा रहा है। अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग पर अभी भी आक्रोशित ग्रामीण जो हैं वो इस सड़क पर जमे हुए हैं। सड़क जाम है रात से, लेकिन प्रशासन अभी तक नहीं आया। एक बार ही प्रशासन नहीं आया। रात भर हम लोग यहीं पर बैठे हुए हम नहीं 20 आदमी हैं। ये प्रशासन एक बार भी नहीं आया। नवादा में गुप्ता परिवार के 6 सदस्यों की सामूहिक आत्महत्या को लेकर लोगों के बीच आक्रोश अब लगातार बढ़ता जा रहा है। नवादा में व्यवसायिक संघ ने आज बंद का आह्वान किया हुआ है, जिसकी वजह से आज सुबह से ही नवादा के प्रमुख व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद हैं। पुरानी बाजार की बात कर लीजिए, विजय बाजार, कोला रोड, सोनार पट्टी, स्टेशन रोड, मुस्लिम रोड, हॉस्पिटल रोड समेत सभी अहम व्यवसायिक इलाके जो हैं वो आज पूरी तरह से बंद हैं। लोगों ने एक सुर से आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की है। गुप्ता परिवार के एक साथ 6 लोगों के सुसाइड मामले के बाद आज नवादा में व्यवसायिक संघ के द्वारा आज नवादा बंद का आह्वान किया गया है और आप इस वक्त देख सकते हैं कि उनके श्रद्धांजलि देने के लिए व्यवसायिक संघ के लोगों ने आज नवादा बंद का ऐलान किया है और यहाँ पे एक छोटी सी रैली निकाली गई है और उसके माध्यम से लोगों से अपील कर रहे हैं कि लोग अपनी अपनी आज प्रतिष्ठानें बंद रखें ताकि दिवंगत आत्मा को सच्ची श्रद्धांजलि दी जा सके। व्यवसायियों द्वारा जो है आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया गया है, ये नवादा नहीं, बिहार नहीं, पूरे राष्ट्र के लिए शर्मनाक घटना है। और हम यह मानते हैं कि जो अपराधी हैं, जो सूदखोर हैं, वो पॉलिटिकली प्रोटेक्टेड हैं, राजनीतिक संरक्षण में जी रहे हैं और वो मजबूर करते हैं हमारे लोगों को हत्या करने के लिए। मुझे तो शंका है कि उनकी 3 जवान बेटियां थी, उनके इज्जत पर भी हाथ रखा गया है। ऐसा कदम इसी परिस्थिति में आज उठा सकता है कि एक परिवार के 6 लोग एक साथ सलाह करके आत्महत्या कर ले, जब जिसकी इज्जत ही नहीं बचे और जिंदा रह के क्या करेगा। आज आप लोग के द्वारा क्या किया जा रहा है? आज जो है पूरे नवादा को बंद करके सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि यह जो है सांकेतिक हड़ताल हुआ और अगर सीबीआई जांच नहीं होगी तो पूरा बिहार बंद होगा और पूरे बिहार में व्यवसायियों को एकजुट करके जो तंत्र है, जो वैसे पॉलिटिकली प्रोटेक्टेड लोग हैं, अगर उनकी हत्या की सजा नहीं होगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। इंजीनियर सुंदर साहू, अध्यक्ष वैश्य चेतना समिति। ये थे प्रदेश व्यवसायिक संघ के लोग, जिनका यह कहना है कि जो निर्मम, जो एक तरह से सुनियोजित हत्या लोग बता रहे हैं और उसी को लेके आज इन्होंने आक्रोश में एक विरोध मार्च निकाला है और नवादा की दुकानों को बंद कराया है और लोगों से अपील की है कि इस बंद को सफल बनावे ताकि दिवंगत आत्मा को सच्ची श्रद्धांजलि दे सके। साथ ही साथ यह भी मांग की है कि जो इसके पीछे जो असली गुनाहगार है उन्हें जल्द से जल्द सजा मिल सके। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। तो बिहार में जारी शराबबंदी के बावजूद रोजाना सैकड़ों की संख्या में शराबी गिरफ्तार हो रहे हैं। जहानाबाद जिले में विशेष अभियान के तहत एक दिन में 44 शराबी और 7 शराब तस्कर को पकड़ा गया है। जहानाबाद और अरवल की संयुक्त टीम ने विशेष अभियान चलाकर इन सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार शराब माफियाओं में 4 महिलाएं भी शामिल हैं। श्रीमान अपर मुख्य सचिव श्रीमान के पाठक सर के निर्देशानुसार जिला में विभिन्न थाना अंतर्गत विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें कुल 51 अभियुक्त पकड़े गए हैं। और बड़ी खबर इस वक्त बीपीएससी से जुड़ी हुई सामने आ रही है। 4 दिसंबर को 67वीं बीपीएससी का रिजल्ट जारी किया जाएगा। जी हां, बीपीएससी को लेकर 4 दिसंबर को 67वीं बीपीएससी का रिजल्ट सामने आएगा। बीपीएससी का रिजल्ट सामने आने के साथ ही इसे लेकर शीट जो है वो तैयार किया जा चुका है और 29 दिसंबर को मुख्य परीक्षा सफल
सफल अभ्यर्थी जो होंगे वो इस परीक्षा में, मुख्य परीक्षा में शामिल हो पाएंगे। मुख्य परीक्षा का रिजल्ट 14 मार्च को जारी किया जाएगा और 802 पदों के लिए यह परीक्षा ली गई है और इसके लिए 67वीं बीपीएससी की परीक्षा के परिणाम को जारी किया जाएगा 4 दिसंबर को। और ऐसे में जो सफल अभ्यर्थी होंगे उनका इंतजार भी खत्म होगा और उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए यह बड़ी जानकारी है जो बीपीएससी 67वीं की रिजल्ट को लेकर इंतजार करें। और 29 दिसंबर की तारीख जब मुख्य परीक्षा आयोजित की जाएगी, लेकिन परिणाम के लिए इंतजार करना होगा मार्च का। तो मैदान में ओवैसी हैं और टेंशन में महागठबंधन है। गोपालगंज में आरजेडी की हार का सबसे बड़ा कारण बनने के बाद अब ओवैसी तेजस्वी के लिए टेंशन बन गए हैं। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने कुर्नी विधानसभा उपचुनाव में भी अपना उम्मीदवार खड़ा करने का ऐलान कर दिया है, जिससे तेजस्वी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ऐसा नहीं कि एआईएमआईएम तेजस्वी को हराकर बीजेपी को जिताने के लिए यह सब कुछ कर रही हो, बल्कि एआईएमआईएम की कोशिश है कि वो आरजेडी के कोर वोट बैंक यानी कि एमवाई समीकरण, जिसे माई समीकरण कहा जाता है, उसे ध्वस्त कर सके, मुसलमान वोटरों में सेंधमारी कर उसे अपने पाले में ला सके, अपने पक्ष में कर सके। यह अचानक हुआ है ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है। इसके पीछे आरजेडी से एआईएमआईएम को मिलने वाला वो झटका है जो आरजेडी की तरफ से एआईएमआईएम को दिया गया और आरजेडी ने एआईएमआईएम के 5 विधायकों को तोड़कर 4 को अपने पाले में कर लिया, जिसके बाद आरजेडी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। इसके बाद से एआईएमआईएम हर हाल में आरजेडी से इसका बदला लेना चाहती है। गोपालगंज विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने इसकी झलक भी दिखा दी थी। ऐसा नहीं है कि एआईएमआईएम ने सिर्फ विधानसभा चुनाव में आरजेडी की टेंशन को बढ़ाया हो, बल्कि ये वो पार्टी है एआईएमआईएम जिसने छात्र संगठन के चुनाव में भी अपने उम्मीदवार उतारे। एआईएमआईएम के इसी आक्रामक रवैये से इस वक्त आरजेडी की टेंशन बढ़ गई है। सभा के ताल्लुक से पार्टी ने फैसला लिया है कि वहां संगठन के जो जिम्मेदार हैं वो वहां की जमीनी रिपोर्ट दें और जितने लोगों के यहाँ पर बायोडाटा आए हैं, जितने लोगों ने हमारे एप्लीकेशन डाला है, उनकी जमीनी सतह की सर्वे कर ली जाए और इसी के समीक्षा के उपरांत ही 1-2 दिन में कुर्नी के ताल्लुक से पार्टी कोई फैसला सुनाए। नहीं, एमआईएम हम लोग के लिए कभी थ्रेट नहीं हो सकता है। और जहाँ तक गोपालगंज की बात है, आपने देखा होगा पूर्व के चुनाव में 20 में चुनाव हुआ था, उसमें महागठबंधन कितने वोटों से हारी थी और आज जब उपचुनाव हुआ हम लोगों ने कितना मेकअप किया, महज हमको लगता है 1700 वोटों से हारे हम लोग। लेकिन एमआईएम ने 12,000 वोट काट लिया सर, आपको नहीं लगता है कि ये खतरनाक संकेत है आने वाले समय में आप लोग के लिए? ये तो हम लोगों से अपील करेंगे, आम लोगों को समझने की जरूरत है हमको किसको वोट देने से कौन मजबूत हो रहा है, यह मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में लोग समझेंगे। तो एआईएमआईएम के आक्रामक रवैये से महागठबंधन परेशान है और ऐसे में आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। बयानों के तीर चल रहे हैं और कैसे, आप भी सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के बी टीम है। भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन से पहले ईडी, सीबीआई, आईटी से लड़ती है और इलेक्शन के दौरान ओवैसी के साथ लड़ती है। ओवैसी हमको बताए ना, अगर उनके लड़ने से भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं कि नहीं, हाँ में ना जवाब दें। हमेशा से भारतीय जनता पार्टी सब पर रेड करा रही है, सीबीआई, आईटी का रेड सब जगह हो रहा है। ओवैसी साहब का हैदराबाद में इतना बड़ा साम्राज्य है, आज तक एक इंक्वायरी नहीं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? मजलिस हैदराबाद और उसके आसपास के उपचुनावों में नहीं लड़ती है और हिंदी पट्टी में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में और बाकी जगहों पे जहां कांग्रेस के साथ के गठबंधनों का सीधा सीधा मुकाबला संघ और भाजपा के साथ है, वहां पे बैरिस्टर ओवैसी अपनी फीस लेकर के संघ और भाजपा की पैरवी करने आ जाते हैं। साहब, बिहार की जनता अब आपको समझ चुकी है, हमारा अकलियत भाई आपको समझ चुका है।
आप तो भाजपा की सर्टिफाइड बी टीम है। किस तरह भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर कुछ दल वोट कटवा की भूमिका निभाते हैं, कैसे बीते विधानसभा के चुनाव में चिराग पासवान जी की पार्टी ने वोट कटवा की भूमिका निभाई, किस तरह से इंटेंशनली महागठबंधन को डैमेज करने के लिए एमआईएम के कैंडिडेट्स खड़े किए जाते हैं, उनको फंडिंग की जाती है। बिहार के मतदाता मालिकों से हमारी अपील है कि इनकी साजिश को समझें, षड्यंत्र को कामयाब न होने दें। नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी मुसलमानों को अपना जागीर समझते थे, लेकिन उनके लिए कुछ नहीं किया उन्होंने, न रोजगार की व्यवस्था की, न शिक्षा की व्यवस्था की, सिर्फ वोट बैंक के लिए उसका इस्तेमाल करते थे। जब मुसलमान अपना विकल्प तलाश लिए और वैसी जैसे पार्टियों को उन्होंने वोट देना चालू किया तो उनको किसी का ये टीम नजर आ रहा है, किसी का बी टीम आ रहा है। और बड़ी खबर इस वक्त भागलपुर से आ रही है, जहां पर आदमपुर चौक पर आग लग गई है। सतीश सरकार लेन में ट्रांसफार्मर में यह आग लग गई। धू कर पूरा का पूरा ट्रांसफार्मर देखिए कैसे जल उठा। मोहल्ले में इस अगलगी की घटना के बाद अफरा तफरी थोड़ी देर के लिए जरूर देखी गई। लोगों ने बिजली विभाग पर आरोप लगाया। इसे लेकर सूचना देने के बाद भी ट्रांसफार्मर नहीं बदलने का आरोप यहाँ के स्थानीय लोगों की तरफ से लगाया जा रहा है। और देखिए कैसे ये पूरा का पूरा ट्रांसफार्मर जो है वो आग के गोले में तब्दील हो गया, धू कर जल उठा और थोड़ी देर के लिए इलाके में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। कटिहार से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अवैध नर्सिंग होम और अल्ट्रासाउंड केंद्र पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी की कार्रवाई की है। टीम के निर्देश के बाद इस कार्रवाई से हड़कंप जरूर मच गया है। कई जगह पर डॉक्टर मौजूद नहीं तो कई जगहों पर व्यवस्थाएं ठीक नजर नहीं आ रही। स्वास्थ्य विभाग सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर इस तरह की कार्रवाई में इस वक्त जुटा हुआ है। तो तस्वीरें जहां पर डीएम के निर्देश पर देखिए ताबड़तोड़ अब तमाम उन सेंटर्स पर जांच की जा रही है जहां पर खामियों की शिकायत लगातार मिल रही थी, बार बार मिल रही थी। अवैध नर्सिंग होम पर छापेमारी की इस कार्रवाई के बाद अब हड़कंप मचा हुआ है। कहीं पर डॉक्टर मौजूद नहीं तो कहीं पर नर्सिंग होम खोल दिया गया, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर यहां होने चाहिए, जो व्यवस्थाएं यहां होनी चाहिए वो नदारद हैं। और ऐसे में इस कार्रवाई के बाद तमाम नर्सिंग होम संचालकों में हड़कंप की स्थिति। तो शहर में सांस लेना मुश्किल है, और क्यों है ये मुश्किल हालात आपको जानना जरूरी है, क्योंकि बिहार के शहरों की हवा अब सांस लेने लायक नहीं रह गई है। हवा की शुद्धता के पैमाने में ज्यादातर शहर फेल साबित हुए। मोतिहारी का एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर देखा जाए, इस ग्राफिक्स के जरिए आपको समझना होगा, 425 तक का ये आंकड़ा, ये ग्राफिक्स में आप देख पा रहे हैं। जो 100 से ज्यादा की स्थिति जब बनती है वो खतरनाक हो जाती है, और यहां यह आंकड़ा 425 तक पहुंच गया है। अंदाजा लगाइए कि आप कैसी हवा में जी रहे हैं। सीवान की अगर बात हम कर लें, दूसरा बिहार का जिला जहां पर 350 तक एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया, जो बताता है कि जिस हवा को लेकर आप जिंदा होने का अनुभव करते हैं वो हवा दूषित हो चुकी है। समस्तीपुर में 333 तक ये आंकड़ा सामने आया एयर क्वालिटी इंडेक्स का। हरे रंग तक अगर ये आंकड़ा दर्शाता है ग्राफिक्स, इसका मतलब ये बेहतर स्थिति है, लेकिन ये स्थिति शहर के किसी भी जगह नहीं। पटना की अगर बात करें, राजधानी पटना 275 तक ये आंकड़ा दर्ज किया गया, और यहां पर भी स्थिति चिंताजनक है क्योंकि 100 के पार खतरनाक स्थिति को यह दर्शाता है। मुजफ्फरपुर में 321 तक एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया, और हर शहर की, तमाम शहरों की स्थिति की अगर हम बात करें, दरभंगा में यह आंकड़ा 388 का सामने आया, और तमाम शहरों की स्थिति कमोबेश एक जैसी ही है। AQI लेवल, जिसे एयर क्वालिटी इंडेक्स कहते हैं, वो ये दिखा रहा है कि आप दूषित हवा ले रहे हैं। भागलपुर 272, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार आप और हम सभी हैं। इंसानों से ज्यादा वाहन मौजूद हैं और उनसे निकलने वाला धुआं आपको बीमार और बीमार कर रहा है। अररिया में 271 तक यह आंकड़ा दर्ज किया गया एयर क्वालिटी इंडेक्स का। वहीं आरा शहर की बात कर लेते हैं। आरा में भी ये स्थिति चिंताजनक ही है क्योंकि यहां पर यह 191 दर्ज किया गया। शहर दर शहर बुरी स्थिति,
बेगूसराय में यह आंकड़ा 381 तक जा पहुंचा है। अब आप अंदाजा लगाइए कि लोगों को सांस संबंधी समस्याओं का सामना क्यों करना पड़ रहा है। बिहार शरीफ में यह आंकड़ा 230 तक जा पहुंचा है और खतरनाक स्थिति कैसे यहां पर बनी हुई है, ये ग्राफिक्स आप तक जानकारी के तौर पर हम पहुंचा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। तो समस्तीपुर की हवा भी अब सांस लेने लायक नहीं है। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स आज सुबह 333 तक रिकॉर्ड किया गया, जो बेहद खतरनाक स्तर पर है। शहर के प्रदूषण के बारे में बता रहे न्यूज़ 18 संवाददाता मुकेश कुमार। समस्तीपुर की हवाएं सांस लेने लायक नहीं है। यहाँ की हवा में जहर घुल गई है। ये मैं नहीं कहता, एयर क्वालिटी इंडेक्स की रिपोर्ट कहती है। और ये समस्तीपुर शहर, जहाँ के लोग ये समझते थे कि यहाँ की हवा स्वच्छ है, लेकिन हवा काफ़ी गंदी हो चुकी है और पॉल्यूटेड हो चुकी है, जिसके कारण एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें आज की तो ये 333 को पार करने वाली है। और यहाँ पे कुछ लोग हैं, क्या कहेंगे? यहाँ पे वायु प्रदूषण काफ़ी बढ़ गया है। हाँ यार सर, बढ़ तो गया है, इतना वाहन चलते हैं, पॉल्यूशन तो बढ़ी तो है। जी सर। आज का क्या स्थिति है? आज का स्थिति सर थोड़ा मध्यम में है, 350 के करीब में पहुंचा हुआ है पॉल्यूशन। कितना एवरेज कितना है? 333। बहुत काफ़ी दिक्कत होता है बच्चे सबको, कोचिंग स्कूल और ये बहुत ऑफिस वगैरह सब तरह का बहुत काफ़ी कठिनाई पड़ रहा है। सिर्फ वाहन ज़्यादा हो गई है, सरकार इसका पूरा खुला नहीं बात कर रहे हैं। ये राजकिशोर हजारे थे, जिनका मानना है कि लगातार वाहनों की संख्या बढ़ रही है और प्रदूषण का बढ़ने का वजह यह भी है, और कंस्ट्रक्शन का काम भी खुलेआम यहाँ पे होता है, जो वजह है प्रदूषण बढ़ने का। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।